अमलगमेशन यही चल रहा था हमारा। अमलगमेशंस ऑफ कंपनीज, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें अमलगमेशन का मीनिंग क्या है, अब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है और रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिगार्डिंग अमलगमेशन। अमलगमेशन से रिगार्डिंग है कुछ एक बेसिक टर्म्स, बेसिकली दो ही हम पढ़ लेते हैं। एक होगा आपका ट्रांसफरर कंपनी और दूसरी आपकी होगी ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। एक एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं। ए कंपनी का बिजनेस टेक ओवर किया बी ने। ए कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया बी ने। अब पहले तो मुझे ये बताओ, अमलगमेशन है, अब्जॉर्प्शन है या रिकंस्ट्रक्शन है? अब्जॉर्प्शन है पक्का। अगर मैं ये कहूं ए और बी दोनों कंपनियों का बिजनेस टेक ओवर किया एक न्यूली फॉर्म कंपनी, न्यूली ओपन कंपनी, ए और बी दोनों का ही इसने टेक ओवर कर लिया, फिर ये क्या है? अमलगमेशन है। अब एक चीज यहां आती है कि बिजनेस टेक ओवर करना और बिजनेस कैरी करना। आगे ना, इसका बिजनेस टेक ओवर ये कर रही है कंपनी। अब इस केस में जैसे पहला हमने स्टडी किया था कि अगर ए कंपनी का बिजनेस बी कंपनी के द्वारा टेक ओवर किया जाता है तो ए कंपनी को हम बोलेंगे ट्रांसफरर कंपनी, जो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है वो ट्रांसफरर कंपनी है। बी कंपनी जिसमें वो कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर करी, इट मीन्स जो कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को इंक्लूड करते हुए, वो हमारी कौन सी कंपनी है? ट्रांसफरी कंपनी है। अच्छे से समझ गए। ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी कौन कौन है? ट्रांसफर कंपनी जो किसी अदर कंपनी में अमलगमेट हो जाती है और अपना बिजनेस हैंड ओवर कर देती है, वो कौन सी है? ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी वो कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी अमलगमेट होती है, या वो कंपनी जो बिजनेस कैरी करती है अमलगमेशन के पश्चात दूसरी कंपनीज का बिजनेस टेक ओवर करके। ठीक है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में इसमें। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अमलगमेशन का टाइप। अमलगमेशंस टू टाइप्स का कंसीडर किया जाता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। नेचर ऑफ मर्जर फुल्ली इंटरेस्ट पूलिंग है टू कंपनीज का, जिसमें दो कंपनियों के इंटरेस्ट फुल्ली पूल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है? दोनों के कंप्लीटली पूल नहीं होते इंटरेस्ट। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ए कंपनी और बी कंपनी दो कंपनियां हैं। अब दोनों कंपनियां मिल करके काम करना चाहती है क्योंकि वो अब एक दूसरे से फाइट करना नहीं चाहती। ऐसा हो सकता है मार्केट की सिचुएशन के कारण वो ऐसा चाह रही हो, कट थ्रोट कंपटीशन वो नहीं फेस करना चाहती। तो अगर वो दोनों मिल करके अपना बिजनेस आगे कैरी करेंगे, इसमें ऑप्शन तो एक होगा ही होगा, या तो बी कंपनी ए में आके मिलेगी या ए कंपनी बी में जाके मिलेगी। अब वो तो डिपेंड करता है उनकी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें कौन सी कंपनी किस में जाकर के मिलने वाली है। ठीक, अब जैसे हम यहाँ मान लेते हैं कि बी कंपनी ए में आके मिलने वाली है। अब इंटरेस्ट पूलिंग में क्या होगा कि जो इसके शेयर होल्डर थे वो इसके शेयर होल्डर बने, सभी के सभी 90%, कम से कम, उससे अब वो भी हो सकते हैं। जो इसकी एसेट हो वो इसकी एसेट्स बने, जो इसकी लायबिलिटी हो वो इसकी लायबिलिटी बने, तभी तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली इंटरेस्ट पूलिंग हुआ है। अब ये कह दे कि ए कंपनी अगर कह दे कि ना भाई मैं तो तुम्हारी कुछ एसेट्स लूंगी और लायबिलिटी तो मैं लेती नहीं,
तो वहां तो फिर इंटरेस्ट पूलिंग नहीं है ना, आपस में हितों का एकीकरण तो हुआ ही नहीं कंप्लीटली। तो जहां पे ऐसा हो जाता है कि कंप्लीटली इंटरेस्ट पूलिंग होती है हमारी, वो हमारा होता है नेचर ऑफ मर्जर। अब नेचर ऑफ मर्जर के लिए 5 कंडीशन आपको डिफरेंट बताई गई हैं, वो 5 कंडीशन अगर फुलफिल करती हैं तो ही हम कहेंगे कि वो नेचर ऑफ मर्जर है, अदरवाइज वो नेचर ऑफ परचेज कहलाता है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपके सामने जो दी गई है, 2 कंडीशन आपकी एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड है और 2 कंडीशन आपकी शेयर होल्डर से रिलेटेड है। पहली कंडीशन एसेट्स एंड लायबिलिटी। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ए ट्रांसफरी कंपनी। पहली कंडीशन आपकी यही है कि सभी की सभी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफरर कंपनी जो मर्ज होने जा रही है उसकी सभी की सभी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी की एसेट और लायबिलिटी मानी जाएंगी। दूसरी कंडीशन एसेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड, एसेट एंड लायबिलिटी सेम वैल्यू पे शो की जाएंगी जिस वैल्यू पे बी अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहा था, सेम उसी वैल्यू पर ए अपनी बैलेंस शीट में शो करेगा। इट मींस जो ट्रांसफर कंपनी की बुक वैल्यू थी एसेट्स और लायबिलिटीज की, वही हमारी होने वाली है बुक वैल्यू ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट में उनकी। इट मींस उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी कंडीशन आ गई समझ में। तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन हमारी है शेयर होल्डिंग से रिलेटेड। एट लीस्ट 90% शेयर होल्डर ऑफ ए ट्रांसफर कंपनी बिकम शेयर होल्डर ऑफ ए ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर अमलगमेशन। अगर अमलगमेशन के पश्चात कम से कम 90% शेयर होल्डर ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, तब तो हम कहेंगे कि वो नेचर ऑफ मर्जर है, अदरवाइज वो परचेज में जाएगा। 90% शेयर होल्डर कौन से? उन पर्सन्स को एक्सक्लूड करते हुए जो ऑलरेडी इसके शेयर होल्डर हैं। अब जैसे हम मान लेते हैं कि ए में टोटल शेयर होल्डर हैं 100% शेयर होल्डर हैं, सॉरी बी कंपनी में 100% शेयर होल्डर हैं। अब इसका 90% तो 90% ही होंगे, समझ रहे हो ये बात। अब हो सकता है इन 100% में से 5% ऑलरेडी इसके शेयर होल्डर हों। इट मींस उसने बी कंपनी के शेयर भी बाय कर रखे और ए कंपनी के भी बाय कर रखे, या फिर इसकी सब्सिडरी कंपनी के बाय कर रखे। तो उस केस में ये जो 5% है इनको एक्सक्लूड करते हुए बाकी के 90%, अब इनको एक्सक्लूड करेंगे 100 - 5 95। अब 95 का 90% शेयर होल्डर अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं अमलगमेशन के पश्चात, वो तो हमारा कौन सा होगा? नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन शेयर होल्डर से रिलेटेड ही है। ऑल अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन all amount of purchase consideration is paid by transferee company to the shareholder of transferor company in form of fully paid up ये फुली पेड अप नहीं लिखेंगे हम, इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। कहने का मतलब क्या है? जो परचेज कंसिडरेशन पे किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी, ये हमारी ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा जो परचेज कंसिडरेशन पे किया जाएगा ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को, वो किस फॉर्म में होगा? वो इक्विटी शेयर की फॉर्म में होगा। एक्सेप्ट अगर फ्रैक्शन में कोई शेयर आ जाता है हमारा, तो उस केस में फ्रैक्शन वैल्यू के लिए कैश की पेमेंट हो सकती है, अदरवाइज बाकी जो पेमेंट होगी वो
इक्विटी शेयर्स में ही की जाएगी। कैसे, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ लो। जैसे बी कंपनी, ये हमारी कौन सी कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी है। अब इसमें ऑलरेडी 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर। अब ए कंपनी के पास पहले से अपनी शेयर कैपिटल होगी। अब इसमें हम मान लेते हैं कि 100 शेयर है और 100 रुपीज़ का ईच है, ठीक है। अब इस केस में जब इस कंपनी का अमलगमेशन इस कंपनी में होगा, इसके शेयर होल्डर को शेयर मिलेंगे इस कंपनी के। अब इन दोनों के रेट में डिफरेंस है ना, तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि इनको 100 शेयर को 100 शेयर ही दे देगी, ऐसा तो नहीं होगा। 100 शेयर तो नहीं मिलेंगे। मिलेंगे कितने, वो परचेज कंसीडरेशन के थ्रू तय होगा कि कितने अमाउंट के शेयर इशू किए जाने हैं। यहाँ से भी तय नहीं होगा, इसकी कैपिटल जितनी उतने भी नहीं मिलेंगे उसको, वो मिलेंगे परचेज कंसीडरेशन की एवरेज में। जितना परचेज कंसीडरेशन हमारा कैलकुलेट हुआ उसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ शेयर इशू करने होंगे। अब ये कहता है कि अब 10 शेयर बी कंपनी के शेयर होल्डर को मिलेंगे। जो बी कंपनी का एट प्रेजेंट 10 शेयर होल्ड कर रहा है उनको 1 शेयर मिलेगा। इसी तरीके से डिवाइड होंगे शेयर, तो 10 शेयर इसको इशू करने हैं हमें। अगर ये वैल्यू हमारी आ जाती 10.5 आ जाती, फ्रैक्शन में आ गई, क्योंकि 10.5 शेयर तो होते ही नहीं, या तो 10 होंगे या 11 होंगे शेयर। तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है 0.5, इसके लिए कैश पेमेंट की जा सकती है। बाकी जो पेमेंट होगी हमारी वो किस में होगी, इक्विटी शेयर्स में होगी, परचेज कंसीडरेशन की। आगे समझे फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन हमारी लास्ट कंडीशन आपकी बिजनेस से रिगार्डिंग है। बिजनेस जो बी कंपनी कैरी कर रही थी वो कैरी किया जाएगा ए कंपनी के द्वारा। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि ए ने बिजनेस बाय कर लिया बी कंपनी का, उसके बाद उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए डीलिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में। अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बहुत सारी गुड्स आ सकती हैं, बी उसमें डीलिंग कर रही है सिर्फ एसी में। ए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डीलिंग कर रही है, बहुत सारी गुड्स इंक्लूड हो सकती है उसमें, अदर गुड्स भी हमारी हो सकती है। अब अगर कल को बी के अमलगमेट हो जाने के बाद बी का बिजनेस जो था एसी का, वो अगर बंद ही कर दे, एसी सेल ही ना करे, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये नेचर ऑफ मर्जर नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट पूलिंग तो हुआ ही नहीं, उसने तो इस कंपनी को खरीद लिया बस। तो ये 5 कंडीशन कंप्लीट होना जरूरी है नेचर ऑफ मर्जर बनने के लिए। अगर ये 500 की 500 कंडीशन फुलफिल होती हैं किसी भी अमलगमेशन में, तो हमारा नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंप्लीट नहीं करता तो वो हमारा क्या होगा, नेचर ऑफ परचेज। 500 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। 2 हमारी एसेट से रिलेटेड है, एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड, 2 शेयर होल्डर से रिलेटेड है, और 1 हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन, ऑल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ए ट्रांसफरर कंपनी बिकम एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटी बन जाएगी वो अमलगमेशन के पश्चात। दूसरी, पहले एसेट से तो रिलेटेड जो सेकंड थी वो तो बता दो। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ऑन देयर बुक वैल्यू। सभी की सभी एसेट और लायबिलिटीज उनकी बुक वैल्यू के ऊपर इंक्लूड की जाएंगी ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में। नेक्स्ट, शेयर होल्डिंग से रिलेटेड, एट लीस्ट 90% शेयर होल्डर ऑफ ए ट्रांसफर कंपनी बिकम शेयर होल्डर ऑफ ए ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर अमलगमेशन, एक्सक्लूडिंग दोज हु आर प्रेजेंटली या ऑलरेडी हैविंग इंटरेस्ट इन या शेयर होल्डिंग इन ट्रांसफरी कंपनी, उनको एक्सक्लूड करते हुए कम से कम 90%। उसके बाद नेक्स्ट, शेयर होल्डिंग से रिलेटेड, ये तो होगी। entire amount of purchase consideration is to be paid in form of equity share of a transferee company। ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर के फॉर्म में पे किया जाएगा पूरा का पूरा परचेज कंसीडरेशन।
किसको? जो शेयर होल्डर हैं ट्रांसफरर कंपनी के, एक्सेप्ट फ्रैक्शनल शेयर। फ्रैक्शनल शेयर अगर आ जाता है तो उस केस में कैश पे कर सकती है। फिफ्थ कंडीशन, बिजनेस कैरी किया जाएगा, कैरी किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में कैरी किया जाएगा। ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो वो कौन सा हमारा? नेचर ऑफ मर्जर। और अगर 5 कंडीशन में से कोई भी एक फॉलो नहीं करती फिर क्या हमारा बन जाता है? नेचर ऑफ परचेज। तो परचेज क्या है? ये हो गया हमारा टॉपिक। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली जो बेसिक टर्म हमारी एसेट परचेज और बिजनेस परचेज, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको लिखा मिलता है एसेट्स परचेज, इसका मतलब क्या है कि जो सारी की सारी एसेट्स है वो आपने बाय की है, बैलेंस शीट की एसेट साइड जो एसेट दिखाई जाती है ना, वो आपने बाय कर ली है। बिजनेस परचेज का मतलब क्या है? आपने एसेट्स प्लस लायबिलिटी सभी बाय कर ली है। ये बेसिक डिफरेंस है एसेट परचेज और बिजनेस परचेज में। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपने ये ध्यान से देख लेना है कि एसेट परचेज लिख रहा है कि बिजनेस परचेज लिख रहा है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स है वो है लायबिलिटीज और ट्रेड पेबल्स या ट्रेड लायबिलिटीज, दोनों में डिफरेंस है। लायबिलिटीज मीन्स टोटल लायबिलिटी। लायबिलिटीज में फिर सभी इंक्लूड हो जाती हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवेंचर्स और इसके अलावा ट्रेड लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स एटसेट्रा, बैंक लोन, ये सारे हमारे इंक्लूड हो जाते हैं लायबिलिटीज में। तो ट्रेड लायबिलिटीज में केवल वही लायबिलिटीज इंक्लूड होंगी जो आपकी ट्रेडिंग से जनरेट हुई है, जैसे आपने सर्विसेज एक्वायर की हैं या फिर आपने प्रोडक्ट बाय किया है, तो उससे फर्दर सेलिंग के लिए अगर आप प्रोडक्ट बाय करते हो तो वो आपकी लायबिलिटीज अराइज हो रही है कि नहीं हो रही? तो उससे जो लायबिलिटी अराइज होती हैं वो हमारी क्या है? ट्रेडिंग लायबिलिटीज।